हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर मैं एक बार पॉलिटी को लेकर आया हूँ। पॉलिटी के इस अध्याय में से पहले मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा था, प्रेसिडेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने देखा कि उनकी उम्र क्या होती है, लेकिन उससे आगे हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जिसके बारे में आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में। जैसे अब शुरू करते हैं, वो देखें। राष्ट्रपति, हम लोग को तो ये पता है कि उसका कार्यकाल कितने सिद्धांतों से होता है, क्या होता है, नहीं होता, पुनर्निर्वाचन होता है। आर्टिकल 55 के तहत दोनों सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ लिया, हर चीज़ को पढ़ लिया। अब कहता है आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 क्या कहता है? तो आर्टिकल 56 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 56 कार्यकाल से रिलेटेड है। कार्यकाल, आर्टिकल 56 कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? कार्यकाल से संबंधित है। अब सोचिए, कार्यकाल, क्या कार्यकाल? तो कार्यकाल का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। आर्टिकल 56 जो कार्यकाल है, तो उसी तरह हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कैग जो भी होते हैं, सबका कुछ ना कुछ कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो हर का कार्यकाल होता है। उसी तरह हमारे देश के राष्ट्रपति का भी कार्यकाल है। ये कितने साल है? तो 5 वर्ष है ना। तो प्रेसिडेंट के कार्यकाल 5 वर्ष, जो कि आर्टिकल 56 में बताया गया है। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा। अब उसी में क्वेश्चन से आ जाता है, तो क्या राष्ट्रपति का 5 साल होगा अब वो अपने पद से तुरंत रिजाइन कर देगा? नहीं, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 साल होने के बाद वह तुरंत अपने पद से रिजाइन नहीं करता है। कभी भी वो अपने पद से तुरंत रिजाइन नहीं करता है। उसे अपने पद से रिजाइन करने के लिए सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ देखना होगा कि वो पद से रिजाइन कब करता है। जब राष्ट्रपति का मान लिया जाए ये 5 साल कंप्लीट हुआ, इस 5 साल के कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा, यानी चुनाव होगा। चुनाव में जो हमारे पहले के राष्ट्रपति हैं वे खड़ा होंगे, चाहे उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी खड़ा होंगे, लेकिन वे खड़ा हो रहे हैं। उनके साथ 1-2 कैंडिडेट और खड़े हो रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन जब आता है, 1-2 कैंडिडेट और खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो चुनाव के बाद जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक उनका पद खाली नहीं होगा। का नाम है ये सर कि जैसे सिंपल सा 5 साल कंप्लीट हो गया, जब तक कि चुनाव होने के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, नए राष्ट्रपति चुना ना जाए, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, नए राष्ट्रपति जब आ जाए, जब नए राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा, नए राष्ट्रपति आ जाएंगे चुनाव कर, उस समय जो क्या होगा, चुनाव हो जाने के बाद जब नए राष्ट्रपति आएंगे, उस समय उनको अपना कार्यभार देकर
तो वे राष्ट्रपति वहाँ से अपना पद को रिलीज करते हैं, अपने अपने आप को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं, अपने आप को रिलीज किए, आगे की ओर बढ़े। उसके बाद कहता है क्या, यहाँ तक हम लोगों ने समझा, रिलीज किए। लेकिन अगर जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं वही चुना कर दोबारा आ जाते हैं तो क्या होता है, तो जो पहले राष्ट्रपति वही चुना कर आ जाते हैं तो क्या कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज यूजुअल तो वही जब तक पद पे कोई नया नहीं आया तब तक बैठे हुए हैं, तो उनका हो गया। यानी सिंपल सा हम लोग याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 56 द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज द 5 years, द टर्म इज द प्रेसिडेंट इज द 5 years, डजंट मैटर। ठीक है, एक आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। वह क्या था कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है ना, उनके पुनर्निर्वाचन के लिए रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ बनता है, रूल रेगुलेशन बनेगा कि वो पुनर्निर्वाचन वो करेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ बताता है। यानी कि पुनर्निर्वाचन यानी कि एक राष्ट्रपति एक से अधिक भी बन सकता है, उनको पुनर्निर्वाचन के बारे में सारे प्रपत्र इसमें वर्णन किया गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए उनके पास क्या गुण होने चाहिए, क्या अवगुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में वर्णन आर्टिकल 57 में करवाया गया है। आर्टिकल 56 एंड 57, इससे पहले 55 तक पढ़ा था मैंने। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसे बिठा रहा हूँ। ये था हमारा 2 आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। एक सुने होंगे, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। योग्यता के बिना कोई राष्ट्रपति चुना नहीं जाता, तो क्या होता है, तो हम लोग इस तरह बोलेंगे ना, राष्ट्रपति पद के लिए अब कहिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, ये किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम बोलेंगे हाँ आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं आता है आर्टिकल 58। यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन आर्टिकल 58 में किया गया है। आर्टिकल 58 में किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली योग्यता क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के किसी भी पद के लिए जो योग्यता होती है वह सबसे पहला योग्यता क्या होता है, ध्यान ये लगाना है कि उसकी पहली योग्यता क्या होगी। उसकी जो पहली योग्यता होती है वह हम में भी है और आप में भी है, हम में भी है और आप में भी है। मैं जानता हूँ क्या है, आप भी जानते हो क्या है। वो क्या है कि वी आर इंडियंस नंबर 1। वह भारत का नागरिक हो। वी आर इंडियंस में क्या हो गया, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, एग्जाम्स में क्वेश्चन इसके दूसरे जो योग्यता है उससे अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहा है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। फिर तो सुनिएगा, राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो कितनी होती होगी न्यूनतम आयु सीमा, तो राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35
वर्ष, यानी इसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। उसके बाद तीसरा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 पद होते हैं, एक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो इसका तीसरा गुण क्या कहता है? इसका कहता है कि इसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि यह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सिंपल है, फिर से सुनिएगा। तीसरे शर्त में कहता है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। फिर से सुनिएगा ध्यान से, लिख भी रहा हूं मैं। वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की रखता हो, यानी वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चुने जाने क्या रखता हो? योग्यता रखता हो, यानी कि सदस्य चुने जाने की, अगर यही नहीं चाहेंगे तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की जगह पे लिख सकते हैं निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दोनों ही सेंस में, यानी कि सिंपल सा, वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। चौथा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा सुनिएगा ध्यान से। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी वो पद पे ना हो। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वे तो गवर्नर्स हैं, वो अगर प्रेसिडेंट हैं तो उनको दोबारा प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए क्या उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा नो, उनका पद नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक कि कोई नया पद के लिए हकदार नज़र ना आ जाए तब तक वे अपने पद को से रिज़ाइन नहीं कर सकते। वे अपने पद पर बैठे रहेंगे कि जब तक कोई नया ना आ जाए, जिसके लिए कहा जाता है, क्या वो देखेंगे, हम लोग अब बात करेंगे, वो सुने। कुछ ऐसे पद भी आते हैं जो कहा जाए, कुछ ऐसे पद भी आते हैं, नोट में यहाँ लिख देते हैं, कुछ पद जो लाभ के पद नहीं है। मतलब कहने का, कुछ ऐसे पद जो लाभ के पद नहीं है, जिस पे बैठने के लिए हमारा संविधान यह नहीं मानता कि वह लाभ का पद है। जैसे आप सोचो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। फिर से बोल सुनिएगा। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यपाल, नंबर 4 केंद्रीय मंत्री, नंबर 5 राज्य मंत्री, नंबर 5 राज्य मंत्री। ये सारे जो पद होते हैं इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। राज्य मंत्री मतलब राज्य का मंत्री, सॉरी यहाँ लिख ही देते हैं तो आप कन्फ्यूज़न हो ना जाए, का, यानी सिंपल सा हम लोग एक बार रिवीजन देखते हैं।
राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन आर्टिकल 58 में किया गया है। राष्ट्रपति के योग्यताओं का वर्णन आर्टिकल 58 में किया गया है, जिसमें प्रथम योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। वह किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष हो। उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या हो? 35 वर्ष हो। वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। उसके बाद आ जाता है 4 नंबर पे, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी ऐसे पद पर ना हो जो कि उसके लाभ के लिए हो। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे पद हैं जो उससे हट कर बात करता है, उस लाभ के पद से हट कर बात करता है। तो जो लाभ के पद से हट के बात करता है, कुछ ऐसे पद यहाँ पे नोट में इसीलिए लिख दिया हूँ नोट, कुछ पद जो लाभ के पद नहीं हैं, कुछ पद जो लाभ के पद नहीं हैं, जो हमारा संविधान नहीं मानता है, वह हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और राज्य का मंत्री। ये जो होते हैं ये नहीं मानता है। ये सब कौन नहीं मानते? हम और आप नहीं, हमारा संविधान नहीं मानता है। ओके, इसीलिए कहते हैं यह पद सब लाभ का पद भी ये लोग नहीं हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। कहता है आर्टिकल 59, इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ही बता दिया था। आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ये आर्टिकल 59 कहता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनना है तो आपको 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, तो ही आप बन सकते हैं। 15,000 रुपया आपको जमा करना होगा। तो बहुत सारे उसकी जो शर्तें अंदर में थी, वो सारी शर्तें, यानी निर्वाचन किससे रिलेटेड है? 54, उसी में 55 भी आ जाता है। वो जो सिद्धांत था 59, उसकी जो अंदर की शर्तें थी वो इसके बारे में यहाँ बात होता है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। फिर सुनिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए, ये सदन में पास होना चाहिए। मतलब हर तरीके जो प्रपोजल्स आता है, 15,000 रुपये ये रिजर्व बैंक में जो भरना होगा एज अ जमानत की राशि। अगर उनको 1/6 वैलिड वोट्स का 1/6 अगर उन्हें नहीं मिलता है तो उनकी जो जमानत की राशि वो जब्त कर ली जाएगी। इसके बारे में वर्णन आर्टिकल 59 में दिया गया है। इसके बारे में वर्णन आर्टिकल 59 में दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 में क्या दिया है? आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है और किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ, यानी कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है कि राष्ट्रपति ने शपथ दिया, वो कैसे लिया, कैसे नहीं दिया, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन से नहीं है राष्ट्रपति आर्टिकल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनी एग्जामिनेशन, दिस इज द VVI फॉर द एनी एग्जाम। क्वेश्चन सुनिएगा और बोलिएगा। आपसे भी आपको हम बता दूं कि आज एक न्यू नोटिफिकेशन मैं देख रहा था तो मुझे को नया नोटिफिकेशन दिखाया, बिहार दरोगा
कि एक अच्छी वैकेंसी आई है अबव 2000। अगर उसके लिए आप चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करना, तो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन से आप जुड़ सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शंस में हमारे कोचिंग का नंबर होता है, उससे आप कंसल्ट कर लें। तो राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? अब क्वेश्चन है कि शपथ कौन दिलाता है? ध्यान से सुनिएगा, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है भाई? तो हम कहोगे भैया भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति पद के शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। बहुत अच्छी बात है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनको शपथ दिलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बाय द वे मान लिया जाए जिस समय राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलानी है, उस समय राष्ट्रपति जो हैं CJI हमारे यानी चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया वो नहीं हो, वो अब्सेंट हो या कहीं चले गए हों, छुट्टी पे हों, एंड अदरवाइज अभी इलेक्ट नहीं हुए, तो उस सेंस में कहना ये है कि यहाँ पर एक बात बता दें कि मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने पर, मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने पर इस पद के लिए शपथ कौन दिलाएगा? सिंपल सा, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जब यह बंदा नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? तो इस बंदे के नहीं होने पर इसे शपथ दिलाएगा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने पे उसके बाद जो भी उस न्यायालय के वरिष्ठतम जज होंगे उनको ही, यानी चीफ जस्टिस होंगे के बाद जो भी होंगे उनको ही हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाना होगा, शपथ ग्रहण करवाना होगा। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से सुन लेंगे। कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने पर उसको कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसे उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे। क्लियर है सर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे भी मिटाऊंगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की महाभियोग की प्रक्रिया, जिसके अंदर बोल सकते हैं महाभियोग कितने को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसका इंग्लिश लिख देते हैं IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि हमारे आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। राष्ट्रपति के बाद यह प्रक्रिया हमारे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी लगाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति पे एक ऐसी प्रक्रिया जिसको लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना यानी रिज़ाइन करवाना। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से देते तो अलग, अनदरवाइज करना है। अब क्यों करता है राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग इसलिए लगाया जाता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। जब वह संविधान की उल्लंघन करेगा तब उस पर, जब वह संविधान का उल्लंघन करेगा तब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। क्लियर है? अब क्वेश्चंस ये हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान की उल्लंघन करने पर, ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट, पहला क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान को उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है। तो उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अब क्वेश्चन आएगा कहाँ चलाई जाती है, क्वेश्चंस कहाँ चलाई जाती है? तो मैं कहूँगा क्वेश्चंस में ये आएगा संसद के दोनों सदनों में। अब आपका क्वेश्चन आएगा कहाँ, दोनों सदनों में कहाँ, पहले कौन? तो दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है। यहाँ पे आएगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो पहले लोकसभा में लिया जाए, पहले राज्यसभा में लिया जाए। यानी संसद के दोनों सदन में कौन कौन आते हैं? हमारे लोकसभा और कौन आते हैं? राज्यसभा। संसद के दोनों सदन में लोकसभा एवं राज्यसभा हमारे आते हैं। ये तो पता चल गया कि दोनों सदनों में आरंभ किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए पति पर महाभियोग लगाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैंने क्या बोला? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्य का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना चाहिए। 1/4 सदस्य का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होता है, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होता है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस देना होता है? 14 दिन का नोटिस देना हो चाहिए। यानी कि पहले बात तो जब तक राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस नहीं देंगे इस पर महाभियोग लगाया नहीं जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होता है, यानी देना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देंगे तभी तो पता रहेगा कि उसको उस पर महाभियोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सिंपल सा, राष्ट्रपति उल्लंघन करेगा, दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा, महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी उस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन, उसके महाभियोग लाने से 14 दिन पहले उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे इरेज करूँगा।
देखें कि 14 दिनों बाद जब हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना चाहिए 14 दिन पहले, उसके बाद महाभियोग लगता है। जब महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में 1/4 सदस्यों से प्रस्ताव पारित किया जाता है उससे पास किया जाता है। तो जैसे में हम लोग मान लेते हैं कि कम से कम जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, महाभियोग की जब प्रक्रिया लगाई जाएगी, जिस सदन में, ध्यान से सुनिएगा, जिस सदन में महाभियोग, क्वेश्चन फिर से सुनिए, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके अगर किया जाता है, अगर उसके 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि करते हैं, हस्ताक्षर लिखने का मतलब कि पास कर देते हैं, तो इसे दूसरे सदन भेजा जाता है। मतलब एक सदन पास कर दिया तो 2/3 सदस्यों ने, तो उसके बाद दूसरे सदन भेजा जाता है, और यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो जाता है, तो यहाँ से भी पास हो जाता है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और पद क्या करना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है। यानी कि जब सदन में हुआ, लोकसभा पेश हुआ, 2/3 सदस्यों ने पास कर दिया, वो बिल गया राज्यसभा में भी अगर उसी तरह पास कर दिया गया तो राष्ट्रपति पे क्या हो गया, महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी गई। अब महाभियोग की जब प्रक्रिया लगेगी तो उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना, त्याग देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज तक की विडंबना यह है, विडंबना नहीं कहेगी, आज तक की बहुत अच्छी बात यह है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे लगा है, बट कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। समझ गए सर, ये था हमारा ये। अब क्वेश्चन ये भी है कि आज तक सब उसको लगाया गया कहाँ पे, हमने अभी बता रहा था आपको कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लगाया गया है, लेकिन कभी भी हमारे देश के राष्ट्रपति पर इस तरह की प्रक्रिया को नहीं लगाया गया। ठीक है, इसे आप लिख लें या इरेज करें, करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब आता है आर्टिकल 62। पद की रिक्ति। पद की रिक्ति, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति अपने पद से अगर त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति की मृत्यु फिर सुनिएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति का त्याग पत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण अथवा महाभियोग लगाए
जाने के कारण पद खाली होता है तो अब सुनिएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग लगाए जाने के कारण अगर पद खाली होता है तो कौन करेगा? तो उस समय इस पद की पूरा कार्यभार तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सारे कार्यभार को भालेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग हो जाने पर उसके पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसके पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अब क्वेश्चन सी आ जाता है कि उपराष्ट्रपति भी अगर ना हो पद पर, उपराष्ट्रपति भी ये जो बंदे हैं, उपराष्ट्रपति के भी अब्सेंस में, सुनिए ध्यान से, राष्ट्रपति मृत्यु के किसी भी कारण से पद खाली होने पे उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन इस पद को संभालेगा? राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? CJI, यानी कि राष्ट्रपति के पद खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी पद उस समय अनुपस्थित है तो हमारा कौन संभालेगा? CJI। ऐसा हो चुका है, बताता हूँ कब। जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर बीबी गिरी थे। वी वी मतलब वायलिन वाला वी गिरी थे, वो बने। लेकिन जैसे ही उनके बाद उनको, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके लिए आगे पद छोड़ना जरूरी हो गया। तो उस समय उनको आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया कि उपराष्ट्रपति पद उसको हटना पड़ा, यानी कि उपराष्ट्रपति पद पे थे, चुनाव लड़ने जा रहे थे, उतना बर्डन ले नहीं पा रहे थे। और उस समय ऐसा प्रावधान भी नहीं था कि इस तरह का कि इसको लाभ का पद माना नहीं जाए, वो अलग से टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा। तो लाभ का पद नहीं माना जाए, वो अनुच्छेद में उस समय उस तरह का अमेंडमेंट भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो उस समय लाभ का पद था। तो क्या हुआ कि उस लाभ के पद के कारण हमारे जो उनके हटने के बाद फिर एम हिदायतुल्लाह, नाम सुने होंगे, एम हिदायतुल्लाह जो बने थे राष्ट्रपति, जो कि चीफ जस्टिस होते हुए भी राष्ट्रपति बने थे, वो समय हुआ था, इसलिए वहाँ पे बना कौन? CJI बने थे। लेकिन क्वेश्चन सब ये आ जाता है, CJI भी अनुपस्थित हो तो कौन बनेगा? CJI भी अनुपस्थित हो तो कौन बनेगा? अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। और राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीनों तक खाली रह सकता है? तो राष्ट्रपति के पद पर नए राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर चुनना होता है। फिर से सुनेंगे, 6 महीने के अंदर क्या करना होता है? चुनना पड़ता है। यानी कि नया चुनाव जो पद रिक्ति होने के 6 महीने के अंदर जो होना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति आज कौन सा डेट है? आज जोड़ो नहीं जोड़े, आज 14 है, आज जोड़े, उस दिन से आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन से जो हम लोग आगे बढ़े तो आज अगर रिजाइन करता है तो आज से 6 महीना, आज से लेकर जोड़ के 6 महीना जो होता है उसके बीच में ही राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारी पद रिक्तियों का। ध्यान से रखेंगे, राष्ट्रपति के पद खाली होने पे उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी अनुपस्थित हो तो वहाँ के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा SC यानी सुप्रीम कोर्ट के, ये नहीं समझ अलग। और राष्ट्रपति
पद पर नए राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर चुनना होता है। क्लियर है? क्योंकि इन लोग कार्यवाहक होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? कार्यवाहक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। इसके बाद के क्लास में उनके राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में मैं पढ़ूंगा। ओके, पढ़ाऊंगा पूरा आपको, एक एक डाटा उसका भी बताऊंगा। लेकिन कहना ये है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि एक न्यू वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की, उसे भर लें और भर लेने के बाद हमारे द्वारा दिया गया वीडियो भी यूजफुल तो है ही, प्लस अगर किसी भी प्रकार के ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है उससे हमसे कंसल्ट करें और उसके बारे में पूरी जानकारी हमसे लें। ओके, वीडियो को लाइक भी कर दें, देखने के बाद सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। आप कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। ओके, जय हिंद।